ज़्यादातर समय यानी कि 70% का समय लगभग जाट समाज का नेतृत्व रहा हरियाणा के अंदर। लेकिन पिछले कुछ समय से यानी कि पिछले 9 साल से प्रदेश की राजनीति के अंदर जाट और नॉन जाट वाला जो एक तरीका चला, जाट और नॉन जाट मतदाताओं को एक एक तरफ करने की जो राजनीति चली, वो बहुत प्रभावी राजनीति मानी गई। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर। और हरियाणा की राजनीति में भी एक जो विशेष प्रकार की राजनीति चली है पिछले 9 साल से, जाट और नॉन जाट की राजनीति। हालांकि चलती तो हमेशा से रही है, लेकिन अगर ये कहें कि पिछले 9 साल में ये प्रभावी होकर उभर कर सामने आई तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये मान लें कि हरियाणा की राजनीति के अंदर जब से हरियाणा का निर्माण हुआ यानी कि 1966 से लेकर के और अब तक, अगर बहुसंख्यक समय तक जाट समाज के नेताओं का शासन रहा, जाट समाज के नेता प्रभावी रहे, चाहे वो चौधरी देवीलाल हो, चाहे वो चौधरी बंसीलाल हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो और चाहे फिर चौधरी भजनलाल हो। भले ही बिश्नोई समाज को अलग माना जाए, लेकिन बिश्नोई समाज भी जाट समाज के साथ कहीं मिला हुआ माना जाता है। लेकिन ये जरूर है कि अगर चौधरी भजनलाल के समय को अलग कर दें तो भी आप ये मान सकते हैं कि बहुसंख्यक ज़्यादातर समय यानी कि 70% का समय लगभग जाट समाज का नेतृत्व रहा हरियाणा के अंदर। लेकिन पिछले कुछ समय से यानी कि पिछले 9 साल से प्रदेश की राजनीति के अंदर जाट और नॉन जाट वाला जो एक तरीका चला, जाट और नॉन जाट मतदाताओं को एक एक तरफ करने की जो राजनीति चली, वो बहुत प्रभावी राजनीति मानी गई। हालांकि राजनीति के अंदर हमेशा से ही जाति और धर्म के नाम पर, समाज और मतों के नाम पर, मठ और माड़ियों के नाम पर राजनीति हमेशा होती रही है। हमेशा से माना जाता रहा है कि अमुक जाति के इतने गोत्र हैं, अमुक जाति के इतने वोट हैं, जातियों के अंदर गोत्र और गोत्र के अंदर फिर उसमें सब जातियाँ, ये सब इस सब के आधार पर राजनीति की बुनियाद रखी जाती है। लेकिन कभी वो सामने नहीं आता। अगर ये कह दें कि पिछले 9 साल से ये कहीं सामने भी आने लगा, बात चलने भी लगी। भले ही हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा दे रहे हों, भले ही हरियाणा के अंदर सभी पार्टियां तमाम ये कोशिश भी करती हों, लेकिन मतदाताओं के बीच में जो संदेश अग्रेषित होता है वो कहीं इस प्रकार का है कि जाट वर्सेस नॉन जाट या नॉन जाट वर्सेस जाट, यानी कि जाट नॉन जाट की राजनीति। और इस प्रकार की जो बात एकदम से चल पड़ी है वो वर्तमान में यूं चल पड़ी पिछले 24 घंटे के अंदर कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष बदले गए। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जो जाट समाज के बड़े नेता थे, उनको एकाएक हटा करके और ओबीसी समाज के बड़े नेता नायब सिंह सैनी, जो आजकल कुरुक्षेत्र के सांसद हैं, जो 2014 से 2019 तक मनोहर सरकार के वजीर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो भी काफ़ी प्रभावी रहे हैं, उनको एकाएक बना दिया गया प्रदेश अध्यक्ष। हालांकि नाम तो उनका पहले भी चला था, जब धनखड़ साहब अध्यक्ष बने थे उस समय भी उनका नाम आया था। लेकिन अब जो वर्तमान में 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, उसको लेकर के एक बार पूरे सूबे के अंदर ये बात चल पड़ी कि क्या जाट और नॉन जाट वाली राजनीति एक बार फिर उफान पर है। आप इसको कुछ यूँ समझें कि हरियाणा के अंदर, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब से हरियाणा का गठन हुआ, जब से हरियाणा का जन्म हुआ, तब से लेकर के और अब तक जाट समाज के नेता अधिकतर प्रभावी पदों पर रहे। मुख्यमंत्री पर जाट समाज के नेताओं का लंबे समय तक शासन रहा। लेकिन बीच बीच में चाहे वो पंडित भगवत दयाल शर्मा हो और अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के रूप में तो 9 साल की लंबी पारी हो, ये नॉन जाट नेता भी आए। और मैंने आपसे जो कहा कि 9 साल से ये चल पड़ा कि जाट और नॉन जाट वाला सिस्टम जो चला। आपको आगे बढ़ने से पहले ये बताएं कि हरियाणा के अंदर, क्योंकि जाट समाज के नेता को अध्यक्ष पद से हटाया गया है और ओबीसी समाज के नेता को बिठाया गया है, जाट समाज की हरियाणा के अंदर लगभग 22% वोट है जो आंकड़े बताते हैं, और ओबीसी समाज की लगभग 21% वोट है। जाट समाज जहाँ से कि ओपी धनखड़ आते थे उनके 22%, और ओबीसी समाज जहाँ से अदर बैकवर्ड क्लासेस कह सकते हैं, जिससे नायब सिंह सैनी आते हैं, उनके 21% वोट हैं। और आप मान लीजिए कि खाली हरियाणा ही नहीं, ओबीसी राजनीति तो पूरे देश में उफान पर है। जब राहुल गांधी ने संसद के अंदर पूछा कि बताएं कि कितने सचिव स्तर के अधिकारी ओबीसी समाज के हैं, जब राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया कि बताएं कितने और एससी ओबीसी संवाददाता इस पत्रकार सम्मेलन में हैं, तो मान लीजिए फिर राजनीति तो आगे चलने ही थी।
शुरू कहीं से तो होती है, और ओबीसी वाला कार्ड शुरू खेलना किया था राहुल गांधी जी ने और उसको कैच कर लिया वापस बीजेपी ने। ओबीसी मतदाता पूरी तरह से बीजेपी से प्रभावित मतदाता रहा है, मान लिया जाए पिछले 9 साल में। और जो मैं आपसे कह रहा हूं कि जाट और नॉन जाट वाली राजनीति, खासकर हरियाणा की जब बात करेंगे, तो आप ये मानिए कि 2014 में हरियाणा के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी पूर्ण मेजोरिटी के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ। और जब हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी के पूर्ण बहुमत मिला, तो बीजेपी को बहुमत मिलते ही चर्चा चल पड़ी कि सूबे का मुखिया कौन होगा। और एक योजना के तहत, एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने, मोदी ने आगे किया मनोहर लाल को। और मनोहर लाल हरियाणा के पहले ऐसे नेता बने जो पंजाबी समाज से आते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर उनको नियुक्त किया गया। आपको आगे बढ़ने से पहले ये भी बताएं कि हरियाणा का आखिर जो जातिगत समीकरण है क्या। मैंने आपको बताया अभी कि 22% लगभग मतदाता जाट मतदाता हैं, लगभग 21% मतदाता ओबीसी मतदाता हैं, और ओबीसी मतदाता के अंदर बहुत सारे आ जाएंगे, सैनी भी आ जाएंगे, गुर्जर भी आ जाएंगे, तमाम ये मतदाता ओबीसी के अंदर आते हैं। एससी मतदाता अगर देखें तो वो भी लगभग 21-21.5% मतदाता हरियाणा के अंदर हैं। अगर पंजाबी मतदाता की बात करें तो अरोड़ा और खत्री अकेले, क्योंकि जनगणना के हिसाब से कुछ ऐसा हुआ था कि अरोड़ा और खत्री 8% है, लेकिन अगर पंजाबी भाषी मतदाताओं को गिना जाएगा, क्योंकि जब डिवाइडेशन हुआ था, जब ये बात डिवाइडेशन के बाद की बात चली थी, तो पंजाबी समाज के अंदर जो विस्थापित थे, पश्चिम पंजाब से जो इस तरफ आए थे, उन सब के अंदर वो लोग सब गिने जाते हैं जो पंजाबी भाषी थे। लेकिन क्योंकि पंजाबियों में अरोड़ा और खत्री गिनती की जाती है तो वो 8% है, लेकिन अगर उन सबको गिन लिया जाए, चाहे वो सिख हों, चाहे वो पंजाबी ब्राह्मण हो, चाहे पंजाबी ओड राजपूत हो, चाहे वो पंजाबी वाल्मीकि हो, अगर इन सबको गिन लिया जाएगा कि जो विस्थापित थे, पश्चिम पंजाब से जो विस्थापित हुए थे, अगर उन सब की गिनती की जाएगी तो वो 20% से ज़्यादा बैठता है। और इसके साथ साथ गुर्जर मतदाता अगर देख लें तो लगभग 5.5% है। अगर ब्राह्मण मतदाता देखें तो लगभग 7% हरियाणा के अंदर ब्राह्मण मतदाता हैं, लगभग 5% वैश्य मतदाता है, यानी कि अग्रवाल मतदाता हैं, लगभग 7.5% ब्राह्मण मतदाता हैं, लगभग 5.25% अहीर मतदाता हैं, लगभग 4% यानी कि 3.25% मेव और मुस्लिम मतदाता हैं। ये सब का अगर मिलाया जाता है लगभग 16% अन्य मतदाता, जिनमें से ओबीसी भी आते हैं। ये सभी मतदाता जो अगर गिनेंगे, जब आंकड़े फैलाए जाते हैं, तो जाट मतदाता लगभग 22%, ओबीसी लगभग 22%, पंजाबी लगभग पंजाबी भाषी मतदाता जिन सबको गिनेंगे लगभग 20%। तो इन सब को देखते हुए अगर अब ये कहें कि क्या एक बार फिर से जाट और नॉन जाट वाली राजनीति शुरू होगी, क्या एक बार फिर से जाट और नॉन जाट के आधार पर जो वोटों का डिवाइडेशन होगा, जो वोटों का ध्रुवीकरण होगा, ये दोनों सियासी पार्टियों की, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, क्योंकि मुद्दा उछाला कांग्रेस ने ओबीसी का और हरियाणा में मुद्दे को पकड़ लिया बीजेपी ने। आप इसको यूं भी देख के चलें कि अगर हरियाणा के जाट मतदाताओं को देखें तो 2014 का चुनाव ले या 2019 का चुनाव ले, 2014 का चुनाव मैंने आपको बताया कि जब चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार बहुमत मिला, तो एक प्रयोग किया भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने, पंजाबी समुदाय के नेता मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बना दिया और ये संदेश अग्रेषित कर दिया कि जो बड़ा मतदाता है, जो नॉन जाट मतदाता है, अगर इकट्ठा होगा तो कुछ कमाल होगा। और इसी आधार पर मनोहर लाल मुख्यमंत्री बन गए। पता कुछ था ही कि आगे चल कर के जो जाट मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं खिसकेगा जरूर, और वो सामने आ गया। पहली टर्म के अंदर ही जाट आंदोलन पूरे हरियाणा के अंदर बहुत तेज़ी से चला, हालांकि उसको कंट्रोल भी कर लिया गया। लेकिन जब 2019 का चुनाव हुआ तो उसके अंदर आप मान लीजिए कि उसका वोटों का जो ध्रुवीकरण था वो पूरे तेजी के साथ था। और आप इसी का परिणाम माने कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े जाट नेता भी चुनाव हार गए, अगर एक दो को छोड़ दें। ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव हार गए, सुभाष बराला जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो चुनाव हार गए, इसके साथ साथ कैप्टन अभिमन्यु चुनाव हार गए, यानी कि बीजेपी के जो बड़े जाट नेता सभी चुनाव हार गए। और इसके साथ साथ वो वोटों के ध्रुवीकरण का एक असर और गया कि 47 से बीजेपी की 40 सीटें रह गई। 2019 के बाद में चला किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन के बाद भी एक बात चल पड़ी कि जाट और नॉन जाट के बीच में कैसा होगा, अगर ध्रुवीकरण वोटों का होगा तो क्या चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के, मैंने आपको बताया कि जब ये मुद्दा चला, अभी फिलहाल जब वर्तमान में चला, तो संसद सत्र से आप मान लीजिए कि राहुल गांधी जब बोले थे, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात थी तो उसमें भी ओबीसी घुसाया,
और उसके बाद में संसद में हो चाहे पत्रकार वार्ताओं में हो, राहुल गांधी बड़े खुल के ओबीसी के बारे में बोले, लेकिन उस मुद्दे को हरियाणा में पकड़ लिया बीजेपी ने और ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष दे दिया हरियाणा को। और अब इसका कितना असर रहेगा, क्योंकि आप मान लीजिए कि हरियाणा के अंदर जाट मतदाता तो बीजेपी से नाराज होंगे ही होंगे। ओम प्रकाश धनखड़ साहब नहीं अध्यक्ष पद से हटा दिए गए। वीरेंद्र सिंह जो बांगड़ चौधरी हैं, अभी अगले वीडियो में बताएंगे आपको उनके बारे में भी, वो वैसे ही नाराज हैं आजकल। कैप्टन अभिमन्यु की कोई सल पड़ नहीं रही। जेपी दलाल साहब जाट समाज से आते हैं, लेकिन उनकी जो चुनाव के लिए आगे का माहौल कोई बहुत अच्छा दिखाई दे नहीं रहा। ये बहुत सारी बातें हैं जो हरियाणा की जाट और नॉन जाट राजनीति है, इसके आधार से राजनीति को प्रभावित करेंगी। और अब जब नॉन जाट के रूप में ओबीसी के वर्ग से सैनी समाज के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो मान लीजिए कि एक 21% बड़े वोटर को साधने का काम बीजेपी ने कर लिया। अब इसके कैसे परिणाम आएंगे, दूरगामी परिणाम इसके क्या होंगे, किस प्रकार से जाट और नॉन जाट की राजनीति आगे बढ़ेगी, या हरियाणा एक और हरियाणवी एक का जो मुद्दा है, जो नारा है मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है, उसमें सब आत्मसात हो जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं और जिनके जवाब सबको तलाश है। ये वो सवाल है जो चुनाव तक मुंह बाएं खड़े रहेंगे। आपके पास भी इनका जवाब हो सकता है। कमेंट बॉक्स में आकर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।